तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। केमिस्ट्री में आज हम विलयनों के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से, और थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है। और विलयन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि द्रव्य की अवस्थाओं में विलयन वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन में डिफरेंट प्रकार के विलयन, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम देखने वाले हैं। चलिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, थोड़े से फैक्ट भी आएंगे, सामंजस्य ज़रूरी है। तो क्या पढ़ें सबसे पहले? जैसे कि हमने मिश्रण पे खत्म किया था, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन और इसमें बाकी है मिश्रण में। ठीक है, क्योंकि मिश्रण के अंतर्गत ही क्या आएगा? विलयन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो विलयन या सॉल्यूशन एक प्रकार का मिश्रण ही होगा। ठीक है, चलिए, मिश्रण के प्रकार के तौर पे हमने देखा था एक समांगी मिश्रण, एक हमने देखा था विषमांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन कल मैंने बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। समांगी मिश्रण में जो भी मिश्रण होगा उसकी संरचना एक समान रहेगी। आप मिश्रण के किसी भी भाग को ले लीजिए, किसी दूसरे भाग को ले लीजिए, दोनों की संरचना, दोनों के गुण एक जैसे देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको बोलें कि जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण या जल और चीनी का मिश्रण, जब पूरी तरीके से वो उसमें घुल गया हो, डेफिनेटली नमक जल में घुल जाएगा, चीनी भी जल में घुल जाएगा। तो घुल जाने के बाद पूरे विलयन में, जो पूरे विलयन की संरचना होगी वो एक जैसी होगी। कहीं कम मीठा, कहीं ज्यादा मीठा, ऐसा नहीं होने वाला। कहीं ज्यादा नमकीन, कहीं कम नमकीन, ऐसा नहीं होने वाला। पूरी तरीके से सॉल्युबल होगा। तो यहां पर एक कॉमन एग्जांपल समांगी मिश्रण का क्या हो गया? जल और नमक। ठीक है, अन्य उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो आयोडीन और एथिल एल्कोहल, आयोडीन और एथिल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, इसका भी जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? समांगी प्रकार का मिश्रण कहलाता है। पूरी तरीके से मिल जाना, सीधा समांगी मतलब पूरी तरीके से मिल जाना, पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाना एक दूसरे में, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर क्या? अब यहां पर एक चीज देखो, जल और नमक, ये द्रव है, ये ठोस है। ठीक है, तो कई बार आपको विलयन के प्रकार भी पूछा जाता है कि ऐसे विलयन का प्रकार बताइए जिसमें एक माध्यम ठोस हो, दूसरा आपका द्रव हो। एक ठोस हो, दूसरा भी ठोस हो। एक जल हो, दूसरा भी जल। जल मतलब एक द्रव हो, दूसरा भी द्रव, मतलब लिक्विड। गैस का लिक्विड के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गैस का ठोस के साथ कॉम्बिनेशन जो विलयन होगा या मिक्सचर होगा वो बताइए। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। यहां पर जल और नमक की बात करें तो एक द्रव है, एक ठोस है, ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आयोडीन और एथिल अल्कोहल की बात करें तो आयोडीन ठोस होता है, एथिल अल्कोहल द्रव होता है। पानी एथिल अल्कोहल, वो भी आपका द्रव और द्रव का मिश्रण हो जाएगा, जो समांगी प्रकार का होगा। पानी पूरी तरीके से अल्कोहल में मिक्स हो जाता है, राइट बॉयज? ठीक है ना? तो पानी मतलब जल और एथिल अल्कोहल द्रव और द्रव का मिश्रण है, समांगी प्रकार का। एक और बात, आयोडीन प्लस एथिल अल्कोहल को टिंचर आयोडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत लें, आगे जाके जब विलयन मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जिसमें कोई चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और जो चीज मिलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी प्रॉपर आपको बताएंगे, चिंता वाली बात है नहीं। क्लियर क्या? समांगी वाटर, क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी। समांगी मिश्रण का अन्य उदाहरण के तौर पे एक आपका उदाहरण होगा सोडा वाटर। क्या होगा? सोडा वाटर। सोडा वाटर। सोडा वाटर किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो वाटर में सोडा मिला दिया, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक भी इसको बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो सकती है, मतलब गैस, और द्रव, द्रव हो जाएगा जल, CO2 हो जाएगा गैस। गैस और द्रव प्रकार का मिश्रण है सोडा वाटर। सोडा वाटर भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पूरी तरीके से मिला होता है, कहीं सोडा ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। समझ में आई क्या बात? ठीक है। और अगर बात करें समांगी प्रकार के मिश्रण के तौर पे तो हवा, हवा एयर। ठीक है, एयर।
ये भी समांगी प्रकार के मिश्रण के अंतर्गत लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा, कहीं पर ऑक्सीजन कम, वो बात अलग है। किसी एक स्थान की अगर बात करें तो जो हवा होती है वो समांगी प्रकार के मिश्रण कहलाती है। ये बात अलग है कि इसमें कोई प्रदूषण आके मिल गया, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये विषमांगी हो गया, वो अलग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर हम हवा की बात करें तो उसमें घुलने वाली सभी जो समस्त गैसें हैं वो समांगी प्रकार से मिश्रित हुई रहती है। क्लियर क्या? तो हवा, एयर भी आपका समांगी प्रकार का मिश्रण होगा, ये बात आप ध्यान रखें। उदाहरण, गैस में गैस का मिश्रण हवा होगा। विभिन्न प्रकार के गैस मिले होते हैं आपस में, हवा होती है, मतलब हवा में। ठीक है। ठोस और ठोस का अगर कॉम्बिनेशन लें तो क्या? पीतल और कांसा। पीतल और कांसा भी समांगी प्रकार का मिश्रण तो है, समांगी प्रकार का मिश्रण तो है, लेकिन ठोस और ठोस माध्यम, ये भी ठोस ये भी ठोस। मिलाने का तरीका कैसे कि ठोस ठोस को जोड़ दिया तो पीतल कांसा बन, ऐसा नहीं। ठोस और ठोस मतलब पहले जो अलग अलग मेटल रहे होंगे, एलिमेंट रहे होंगे, उसको पिघलाया और फिर उनको मिलाया और फिर सॉलिडिफाई किया, मतलब ठंडा किया, जिससे वो फिर से ठोस अवस्था में आ गए। तो शुरू में तो ठोस थे, ठोस को मिलाया, मिलाने का तरीका क्या था उस पर डिपेंड नहीं करता, शुरू में माध्यम क्या था ये मैटर करता है। समझ में आई क्या बात? तो ठोस और ठोस प्रकार का मिश्रण आपका एक हो गया पीतल, एक हो गया कांसा। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, ये हो जाता है ब्रास, ये होता है ब्रॉन्ज। केमिकल कंपोजिशन क्या है ये अलग चैप्टर है, ये भी आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। तो अंतर स्पष्ट है या नहीं ये बताइए समांगी मिश्रण में। अच्छा, अंतर तो नहीं, खैर समांगी मिश्रण क्या होता है उदाहरण के साथ ये क्लियर है या नहीं है? जो लाइव जुड़े थोड़ा पार्टिसिपेट करे भाई, तब मजा आएगा। विषमांगी या हेट्रोजीनियस प्रकार के जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसके जो घटक होते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो पूरी तरीके से आपस में नहीं मिलते हैं। प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर क्या? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, यहां पर एक होता है निलंबन, आगे सारा चीज आएगा। निलंबन, निलंबन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन, निलंबन, सस्पेंशन। एक होता है आपका पायस, पायस, पायस का उदाहरण है दूध। दूध समांगी प्रकार का मिश्रण नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूध, आप बोलोगे सर पानी दूध में पूरी तरीके से मिल जाता है, लेकिन यहां पर मैं विषमांगी प्रकार का उदाहरण बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा कि पायस मतलब जो दूध है वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत क्यों आता है। क्लियर है कि नहीं है? सोडा वाटर को क्या रिपीट करना है भाई? जल में आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, गैस मिला दिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक बन गया। सोडा कैसे बनता है? आपने देखा होगा सोडा बनाने का प्रोसेस एक गैस सिलेंडर जैसा होता है, जिसको वो प्रेस करके गैस भरता है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सोडा वाटर। साधारण जल लेता है पहले वो सोडा बनाने वाला, एक बार जाके देखना सोडा बनाने वाले के पास में। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें आप देखेंगे। क्लियर? तो देखो यहां पर मैं यहां पर क्या बोल रहा था कि जो दूध है वो आपका विषमांगी प्रकार का मिश्रण है। पूरा उदाहरण आपको बताएंगे। देखो जी, जेली जो होती है, जेली, ठीक है, जेली जिसको जेल भी बोल देते हैं, जेल। ठीक है, जेल का उपयोग देखें तो बहुत सारी जगह पे है। जेल शेविंग क्रीम जो होती है, शेविंग क्रीम के फॉर्म में होती है, एक जेल के फॉर्म में होती है। तो जेल सभी कोई जानते हैं, वो जेल। खाने वाला जेल जो है जिसको जेली बोलते हैं, वो भी एक उदाहरण है। समझ में आई ना बात? तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन किसका उदाहरण है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसको विषमांगी प्रकार के मिश्रण को हम विलियन में पूरी तरीके से देखेंगे और पूरा तरीके से स्पष्ट करेंगे। चलो, अब एक हेडिंग आपको डालना है, मिश्रण आप समझ गए। एक हेडिंग आपको डालनी है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर।
कब कौन से कारक का प्रभाव किसी द्रव्य की अवस्था पर क्या पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। यहां से प्रश्न डेफिनेटली उठाया जाता है कि ताप में अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, दाब में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अगर अशुद्धता बढ़ा दे किसी भी पदार्थ में तब उसके प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब देखो, अवस्था मतलब हमने क्या बोला, एक भौतिक एक रासायनिक, इस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर जो अवस्थाओं की बात करेंगे वो होगा लिंक आपका तीन चीजों से, ध्यान रखना। एक होगा आपका हिमांक, एक होता है आपका हिमांक, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एक होता है आपका गलनांक, एक होता है आपका गलनांक, गलनांक मतलब आपका होगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक होगा आपका क्वथनांक, क्वथनांक। अब देखो मेंस लिखना है तो बात अलग है, लेकिन आजकल के टाइम पे ये इतनी हिंदी कोई यूज नहीं करता। जनरली हिंदी मीडियम वाले भी यही सारी चीजें बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर क्या? इन तीनों चीजों पर ताप दाब का या अशुद्धता का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी द्रव्य के लिए, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, अगर आपने किसी भी द्रव्य को गलनांक तक गलाया, मतलब उसको ताप दिया, तो डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे सपोज आपने लोहा लिया, तकरीबन अगर शुद्ध लोहे की अगर बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका गलनांक होता है। मतलब आपने लोहे को टेम्परेचर दिया 1500 डिग्री सेल्सियस और फिर वो हो गया सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, मतलब लोहा जो है वो पिघल गया। तो इसको क्या बोल रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था ही ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे वो ठोस था द्रव बन गया। कोई अगर सॉलिड है तो गैस में भी परिवर्तित हो सकता है डायरेक्ट बिना पिघले, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ध्यान रखना, यह भी एक अवस्था में परिवर्तन करवाने वाला कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी ठोस पदार्थ का परिवर्तन गैस में हो जाएगा डायरेक्ट बिना पिघले। सबसे पहले जनरली क्या होता है, अगर आपने ठोस को गर्म किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, और ज्यादा गर्म किया तो थोड़ा बहुत एवापोरेशन होगा, मतलब वाष्पीकरण होगा, और फिर वो गैस में बदलेगा। पहले ठोस, फिर ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है, सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में आ जाता है। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आने वाला जो प्रोसेस है, चेंजेस है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कपूर। क्या है इसका एग्जांपल, कपूर। इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? परिभाषा मैटर नहीं करती भाई नोहर जी, जितनी चीजें बता रहे हैं ध्यान में रखिएगा। किसकी परिभाषा वैसे बताइए, परिभाषा पूरी बता देंगे, डोंट वरी। हिमांक गलनांक क्वथनांक क्या होता है ये सारी चीजें बताएंगे, अभी समझा रहे, धीरे धीरे समझते चलिएगा, डोंट वरी। बट डेफिनेशन लिखने मत बैठना भाई, कहीं भी बता रहा हूं, चाहे मेंस क्यों नहीं लिख रहे हो। मेंस लिखने के लिए आपको आंसर की प्रैक्टिस करनी है, वो बात अलग है, लेकिन आप उसका नोट्स बनाएं, पूरा लिखते हुए थ्योरी का नोट्स बनाएं। ये सही अप्रोच नहीं है मेंस के लिए भी। ये उन लोगों से कह रहा हूं जो मेंस अप्रोच कर रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो मेंस अप्रोच करने वालों को भी एज इट इज पूरा थ्योरी बुक से उठा के, या जो मैं कह रहा हूं एज इट इज लाइन आपको नहीं लिखनी है, आपको चीजें समझ के अपने लैंग्वेज में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कॉपी में लिखनी है। समझ में आई बात? जो आपका फेयर नहीं होगा, याद ध्यान रखना, एक बार मेंस का नोट्स बना लेते उसको पढ़ के चला के मेंस लिख लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली क्या, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अवस्था के बारे में, अवस्था के परिवर्तन के बारे में तो बात कर रहे हैं, किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजेस की तो बात कर रहे हैं हम। नोट्स कैसे बनाना है नोहर जी, मैंने पूरा बताया हुआ है, एक बार देखिएगा वीडियो को। हमारे चैनल आजाद सीजीपीएससी एकेडमी में नोट्स कैसे बनाएं ये वीडियो उपलब्ध है। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी टाइप करना, उसके बाद बताना, उसके बाद क्या टाइप करना, नोट्स कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक बार फिर से सुन लो,
वन लाइनर नोट्स बनने चाहिए, फैक्ट वाले नोट्स बनने चाहिए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को लिखो, थ्योरी मत लिखो, ठीक है। अब आप बोलोगे तो कॉन्सेप्ट थ्योरी के फॉर्म में है तो कैसे करें, तो मैंने क्या बोला, आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। कहीं कुछ सिद्धांत दिए हैं, कहीं कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कहीं कुछ आपका कॉन्सेप्ट दिया, उसको लिख लो ना, क्या दिक्कत है, जो आपके समझ में आया आपके लैंग्वेज में। और जनरली नोट्स आपका वन लाइनर बनता है जिसमें आपके फैक्ट समाहित होते हैं। हाँ भाई ठीक है, हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा, मिश्रण हो गया समांगी विषमांगी, उदाहरण हो गया समांगी का ये, विषमांगी का ये। अब क्या इसको नहीं समझोगे क्या, समांगी और विषमांगी? एक बार जब मैंने समझा दिया कि इसमें पूरी तरीके से घटक नहीं मिलते हैं, सॉरी मिलते हैं, और इसमें नहीं मिलते हैं, बस इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी जब आप उदाहरण पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये कह रहा हूं मैं, तो नोट्स इस तरीके का हो जो कम से कम हो, जिसको परीक्षा के समय रिवाइज करने में सहूलियत हो, बस। ठीक, ये ध्यान रखो। चलो, तो अवस्था में परिवर्तन के लिए ये सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। अब हिमांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, धीरे से सुन लो। देखो, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा बिंदु, अल्टीमेटली देखो तीनों डिपेंड करता है अधिकतर ताप पे, और साथ ही साथ इस पे दाब का भी प्रभाव पड़ता है। जब दाब मतलब प्रेशर चेंज करेंगे तो उस पे भी ये तीनों चेंजेस हो सकते हैं, और ताप का तो पड़ता ही पड़ता है, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। तो देखो, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जिसपे कोई भी द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है जमकर, फ्रीजिंग लिखा है ना, फ्रीज हो जाना, किसी को इतना ठंडा किया कि वो जम गया। कुछ आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी जमा हुआ होता है, कुछ आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में होता है। मतलब जो रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। और जो भी आपका रूम टेम्परेचर में कोई भी मैटर अगर ठोस अवस्था में है, डेफिनेटली उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहा होगा, तभी तो रूम टेम्परेचर में ठोस दिख रहा है वो। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। देखो, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, जस्ट इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर आपका कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में आ सकता है, मतलब फ्रीज हो सकता है, फ्रीज। और जस्ट इस लाइन के इधर थोड़े से ही टेम्परेचर डिफरेंस में कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में आ सकता है, लिक्विड स्टेट में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये लाइन जो होती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे जल की बात कर लेते हैं, वाटर की बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। जो वाटर है आपका तीनों अवस्था में मिलने वाला पदार्थ है, जैसे ठोस, जब जल ठोस अवस्था में होता है तो उसको हम बर्फ बोलते हैं, आइस बोलते हैं। जल जब द्रव अवस्था में होता है तो उसको जल ही बोलते हैं, द्रव अवस्था, ठीक है, लिक्विड स्टेट। और जब जल गैस अवस्था में होता है तो उसको हम भाप बोलते हैं, या वाष्प बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वेपर, क्या बोलते हैं, वेपर, या फिर स्टीम, ठीक है। स्टीम ज्यादा प्रॉपर होगा क्योंकि जब जल को गर्म करके वो भाप में परिवर्तित होता है तो एक्चुअली स्टीम बोला जाता है। तो ठीक है, सारी चीजें सही है। तो जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब एक चीज देखना, ठीक है, इन दोनों की बात करूंगा, इन्हीं दोनों में मैंने बोला है कि कम डिफरेंस होता है काफी। आपको पता है कोई भी जल जो है 0 डिग्री से जमना शुरू हो जाता है बर्फ में, ठीक है। तो देखो, अगर जल के लिए बात किया, वाटर के लिए बात किया, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट की मैंने बात की, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या, यहां पर हिमांक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जल जो है बर्फ में परिवर्तित, मतलब फ्रीज कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उल्टा बोलो, उल्टा क्या बोलो, जब जल की जगह पे बर्फ है, बर्फ है, ठीक है, बर्फ कब लिक्विड स्टेट में आएगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब अभी मान लेते हैं बर्फ का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस है, -4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो बर्फ अवस्था में, ठोस अवस्था में। अब बर्फ से उसको जल में बदलना है, जल में बदलना है मतलब क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो वो जल में कब बदलेगा, तो आप देखो -4, -3, -2, -1, और फिर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस के इधर जाने पर
0 डिग्री सेल्सियस के इधर जाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से ही शुरुआत हो जाएगी उसके द्रव में परिवर्तित होने की। इधर बात किया तो 0 डिग्री सेल्सियस के इधर आने पर आपका वो ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोनों के लिए आप ये देखो बिंदु क्या 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस है। 0 डिग्री सेल्सियस के इधर थोड़ा सा उधर जाने पर वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के जस्ट इधर आने पर वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अंतर कितने का है? लगभग नगण्य। तो एक तरीके से आपका हिमांक और गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट एक बिंदु जो होता है वो लगभग लगभग एक जैसा होता है। उसके इधर आने पर ठोस, उधर जाने पर द्रव। क्लियर? अगर आप लोहा की एग्जांपल लें, लोहा मतलब आयरन, आयरन, ठीक है, शुद्ध लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैंने बताया इसका क्या होता है। वैसे तो 1460 1490 भी लिया जाता है, फिक्स नहीं मानते हैं तो 1500 आपको लेके बता रहे हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, मतलब गल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बोलो कि सर ठीक है 1500 से थोड़ा कम कर देते 1400 लाते हैं तो वो तो ठोस ही रहेगा ना, क्या रहेगा? सॉलिड ही रहेगा। तो अंतर देखिए 1500 रिस्पेक्ट में, आप उसको 1500 बोले या 1400 बोले, अंतर तो काफी कम है 1500 के रिस्पेक्ट में। इसी पॉइंट पे वो लिक्विड हो जा रहा है, इसी पॉइंट पे वो थोड़ा सा ठंडा होने पे सॉलिड हो जा रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम होता है। ये वो पॉइंट है जिसपे कोई भी पदार्थ जो है ठोस अवस्था में आ जाता है जमकर, और ये वो पॉइंट है, वो बिंदु है जिसपे कोई भी पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। डिपेंड किस पे कर रहा है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर कौन सा है वो डिपेंड करेगा पदार्थ के ऊपर कि किसका गलनांक और किसका हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस है, वो उस पदार्थ पे डिपेंड करेगा, फिक्स नहीं रहता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना जो मैंने बताया ये समझ में आया या नहीं आया, ये जरूरी है भाई। क्लियर? क्वथनांक किसको बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली कोई भी पदार्थ जिस ताप पर, जिस ताप के बिंदु पर, और स्पेसिफाई कर लो, बोलेंगे ताप या ताप का बिंदु, उस ताप के बिंदु पे पहुंचने पे कोई भी पदार्थ जब उबलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉयल करने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, हिंदी में क्वथनांक बोल देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या लेते हो आप? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लेते हो 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होने लगता है, और जहां कोई भी पदार्थ बॉयल होगा, उबलेगा, जस्ट उसके टेम्परेचर के बाद वो गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही द्रव जो है, मतलब जल जो है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, उबलना शुरू हुआ, और फिर उबलते उबलते वो उसका वाष्पीकरण मतलब इवोपेरेशन होने लगता है। इवेपोरेशन, सॉरी, इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। मतलब अब द्रव से गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो समझ में आई बात? ये वो पॉइंट है, ताप का वह बिंदु है, टेम्परेचर का वो पॉइंट है जिसपे कोई भी द्रव जो है वो उबलना शुरू हो जाता है और गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। रटना नहीं भाई, समझना यार, ये सारी चीजें जानते हो। साइंस को रटने बैठोगे ना तो दिक्कत होगा। साइंस समझने की चीज है, इतिहास रटने की चीज है, लेकिन इतिहास में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं भाई। मिससेलेनियस पोर्शन जो होता है, सामान्य ज्ञान, वो रटना पड़ता है कि भैया ये जो है वो कब कौन से सन में हुई थी, बहुत सारे फैक्ट, इस शासक का क्या नाम था, इसने क्या कार्य करवाया, ये सारे फैक्ट आते हैं, इसको रटना पड़ता है। यहां नहीं रटना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा। अगर समझोगे तो इजी होगा, फिर डेफिनेशन भी लिख पाओगे आप। तो ये तो हो गया ताप कम ज्यादा करने से अवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है उसकी बात हमने की। ठीक है, तो ताप के आधार पर अवस्था में परिवर्तन हमने देख लिया। अब मेन हम बात कर रहे हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी पदार्थ की अवस्था पर। दाब का मतलब प्रेशर का। क्लियर? चलो एक और पॉइंट नोट करना, बहुत सारे आपको पॉइंट नोट करा रहे हैं। अगर किसी भी पदार्थ में अशुद्धता बढ़ेगी, किसी भी पदार्थ में अशुद्धता बढ़ेगी, अशुद्धता मतलब इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज बढ़ेगी, तो उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कम होगा। ठीक है, एरो क्या शो कर रहा है? एरो ऊपर वाला बढ़ने वाला शो कर रहा है, नीचे मतलब घटने वाला शो कर रहा है। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगा आपका। ठीक है, तो अशुद्धता अगर किसी भी पदार्थ की बढ़ाई जाएगी
इंप्योरिटीज बढ़ाई जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का तो कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया ना, अंतर बहुत कम होता है दोनों में, तो इसको एक साथ बात करेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट देखना, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस लिया, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक जैसा था, मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके इधर उधर जाने पर ठोस और द्रव में परिवर्तित होता है, तो इसमें बहुत कम अंतर होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर होता है दोनों से, ठीक है। तो इसी कारण दोनों को एक साथ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की हमने बात किया। अगर अशुद्धता बढ़ेगी किसी भी पदार्थ की तो गलनांक और हिमांक दोनों कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, ध्यान में रखिएगा, जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर क्या? चलिए अगले नोट पॉइंट लिखेंगे, दाब का भी प्रभाव बताएंगे अभी। अच्छा, एक चीज देखना, इसका उदाहरण क्या होगा सर, अगर उदाहरण लिखना पड़े तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं, अगर अशुद्धता बढ़ाए तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, सुनना। उदाहरण ले लेते हैं आयरन का, लोहा का। शुद्ध आयरन मतलब उसमें अशुद्धता के तौर पे कार्बन होता है जनरली, किसमें, आयरन की बात कर रहे हैं, लोहा की बात कर रहे हैं। लोहा के लिए अशुद्धता होता है कार्बन, लेकिन अशुद्धता का मतलब यह नहीं है कि वो हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, कहीं कहीं पर वो हमारे लिए डिजायर्ड भी होता है, उसके यूज के हिसाब से। जैसे आप हर जगह शुद्ध लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, शुद्ध लोहे का इस्तेमाल आप कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर के लिए नहीं कर सकते हो, जहां पर आपको कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत हो जहां पर तन्यता मतलब इलास्टिसिटी या डक्टिलिटी रिक्वायर्ड ना हो। भैया एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो सपोज आप, जहां पर यह अलाउ नहीं कर सकते कि वो डिफॉर्म हो, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तब अगर वहां शुद्ध लोहा अपने उपयोग में ले आए, तो शुद्ध लोहा में भाई होती है तन्यता ज्यादा, डक्टिलिटी ज्यादा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, जो आपका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है, और हो सकता है कि वो पूरी तरीके से कोलैप्स भी कर जाए। तो इसमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है कार्बन के रूप में, डिजायर्ड है। तो कार्बन जैसे ही हमने मिलाया, इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है इंक्रीज, इसकी जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, और जहां पर जो शुद्ध लोहा वो डिफॉर्म हो सकता है, फैल सकता है, इलोंगेट हो सकता है, वहां पर वो इलोंगेट नहीं होगा क्योंकि कार्बन मिला, स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर, फिर भी आप समझ गए। तो लोहा के लिए अशुद्धि है कार्बन, लेकिन डिजायर्ड भी होता है, आवश्यक भी होता है। ये बस बताने के लिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो कि अशुद्धि मतलब ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है उसकी, बिल्कुल जरूरत है। तो मैं क्या उदाहरण दे रहा था, यहां पर मैं उदाहरण दे रहा था आयरन की, Fe, आयरन Fe। अगर इसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन मिलाया जाए, कार्बन प्रतिशत के रूप में मिलाया जाता है, अधिकतम प्रतिशत कार्बन का ज्यादा से ज्यादा किसी भी आयरन में 6% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। आयरन में, लोहा में अधिकतम कार्बन प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा 6% हो सकता है, उससे ज्यादा कोई भी मिला ही नहीं सकता उसमें, उससे ज्यादा कार्बन मिलेगा ही नहीं। तो अधिकतम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन आयरन इज 6%, अप टू 6%, दैट्स इट। अब एक चीज देखना, जब आपने कार्बन मिलाया तो शुद्ध लोहा जो प्योर आयरन था उसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया 1500 डिग्री के आसपास। लेकिन जैसे ही आपने इसमें अशुद्धि मिलाया, ठीक है, मतलब आयरन के साथ कार्बन मिक्स हुआ, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम होके 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1100-1200 डिग्री सेल्सियस भी आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? इसी कारण शुद्ध लोहा के कंपैरिजन में जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जिसमें कार्बन की प्रतिशत होती है ज्यादा, कास्ट आयरन मतलब हिंदी में ढलवा लोहा बोलते हैं, वहां कार्बन की प्रतिशत ज्यादा होती है। और हमेशा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर प्योर आयरन ले और कास्ट आयरन ले, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो आंसर आएगा शुद्ध लोहा। किसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, तो आंसर आएगा ढलवा लोहा, मतलब कास्ट आयरन। क्यों? अशुद्धि मिली है कार्बन के रूप में। स्पष्ट है या नहीं है भैया? बहुत ज्यादा डिटेल हो रहा है, वैसे जरूरी भी है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, तो अशुद्धि मिलाया मतलब देखो मेल्टिंग पॉइंट हो गया कम, और मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट भी तो यही होगा, वो भी कम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, एक स्टेनलेस स्टील यूज करते हो,
स्टेनलेस स्टील यूज करते हो ना, घर में जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं जनरली। क्यों? उसमें डिजायर्ड अमाउंट में अन्य एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं, ताकि पहला तो जंग ना लगे, दूसरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाए। शुद्ध लोहा का बनाएंगे तो आसानी से पिचक सकता है, लेकिन डिजायर्ड बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्बन मिला दिया। तो डेफिनेटली शुद्ध लोहा से ज्यादा कार्बन किस में होता है? स्टेनलेस स्टील में। कार्बन का प्रतिशत होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, ये स्टेनलेस स्टील में होता है। और ज्यादा कार्बन आपका, जैसे कि मैंने बताया, भी ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। स्टेनलेस स्टील से कम लोहा, कम कार्बन होता है माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील में। तो अलग अलग एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के अनुसार कार्बन की प्रतिशत मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, चलो खैर, यहां पर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हमने डिटेल में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि अब मैं दाब का प्रभाव बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? दाब का प्रभाव। दाब मतलब इंग्लिश में कर लोगे प्रेशर। क्या? प्रेशर। प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, तो पी मैं यूज करूंगा, पी मतलब यहां पर होने वाला है प्रेशर। ध्यान रखना, दो तरीके के आपके मेटल्स हो सकते हैं या पदार्थ हो सकते हैं। फिलहाल हम जब यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मेटल का उदाहरण लेके समझेंगे। दो प्रकार का मेटल होता है। दो प्रकार का मेटल मतलब धातु की बात कर रहे हैं अभी यहां पर उदाहरण के तौर पे। दो प्रकार का होता है। एक, जब किसी भी मेटल का, ऐसे मेटल का उदाहरण ले रहा हूं जब उसका प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ता हो। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ता हो। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब ताप बढ़ाया। यहां पर एक चीज कर लेना, रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से करते हैं, थोड़ा अच्छे से करवा देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला नोट पॉइंट इसके अंतर्गत, यदि ताप बढ़ाने पर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी पदार्थ, अब यहां पर पदार्थ के तौर पे हम धातु ले रहे हैं, किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता हो, किसी पदार्थ का आयतन बढ़ता हो, आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ता हो। अब आयतन क्या होता है भाई? आयतन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब जो भी कोई पदार्थ जितना स्थान घेरती है, कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरती है उसको उसका आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। ये आपको पता है। यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारे इसके यूनिट होते हैं। लीटर हो गया, ठीक है, ये सारे जो है यूनिट है आयतन के। तो कोई ऐसा पदार्थ जिसमें हमने ताप दिया, टेम्परेचर दिया और फिर उसका आयतन बढ़ा, मतलब वो एक्सपांड हुआ, तो ऐसे केस में क्या होता है दाब का प्रभाव? ये देखिएगा, समझ में आई बात? तो देखो, पहली कंडीशन, अगर ताप बढ़ाने से आयतन में बढ़ोतरी हो रही है तो प्रेशर बढ़ने पे इस प्रकार के पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस प्रकार के पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझ में आई बात? पहला पॉइंट क्या? यदि ऐसा पदार्थ जिसका ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता हो, उसमें प्रेशर इंक्रीज करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उदाहरण भी बताएंगे, बिना उदाहरण के तो बात ही नहीं करनी है। उदाहरण होगा कॉपर और मोम, मतलब वैक्स। समझ में आई बात? उदाहरण होगा कॉपर या वैक्स। कॉपर मतलब तांबा, वैक्स मतलब मोम। आप देखना, मोम को जब गर्म करोगे, डेफिनेटली मोमबत्ती जब जलाओगे तो वो पिघलता है। अब पिघलता है तो ये तो नहीं पता चलता कि उसका आयतन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। डेफिनेटली पिघलता मतलब वो साइज में छोटा हो रहा है तो आयतन कम हो रहा है, ये नहीं प्रिज्यूम करना है। जब उसको जलाया और वो पिघला तो डेफिनेटली लिक्विड स्टेट में वो तो फैल रहा है ना नीचे, फिर वो जम गया, वो बात अलग है। तो जब कभी भी मोम पिघलता है उसका आयतन बढ़ता है। मोमबत्ती बड़ा हो जाता नहीं बोल रहा हूं भैया, पिघल के जो गिल रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है वैक्स, उसका आयतन डेफिनेटली सॉलिड स्टेट वाले वैक्स से ज्यादा होता है। सेम कॉपर को गर्म करोगे वो एक्सपांड होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। क्लियर? जनरली मेटल के साथ ऐसा होता है कि उसमें ताप दिया और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रकार के पदार्थों के लिए प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यह आपका प्रश्न में आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपका वाइसे वर्सा होगा। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? वाइसे वर्सा।
वैसे वर्षा का मतलब क्या होता है भाई इंग्लिश में? जस्ट पहले वाले केस के ऑपोजिट, ठीक है, उल्टा। मतलब यदि किसी भी पदार्थ में ताप बढ़ाने से उसका आयतन कम होता हो, समझ में आ रही ना बात? डेफिनेटली जब ये वाला केस लिया तो इसका उल्टा इधर होगा, उसी को वाइसे वर्सा बोलते हैं। तो जब कभी भी किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसका आयतन कम होता हो, तब प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ। सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ, आइस। और कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मतलब हिंदी में बोलोगे ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। समझ में आई क्या कि नहीं बात? अब ढलवा लोहा नाम क्यों पड़ा, इस पे थोड़ी चर्चा कर लो। और जब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम आपका कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाया, मेल्ट किया, वॉल्यूम कम हुआ। तो आपका ये उदाहरण हो गया क्या? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का नाम कास्ट आयरन क्यों पड़ा? क्योंकि इसको कास्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में। जिस शेप का आपको बनाना है उस शेप का पात्र ले लेते हैं, उसको पिघलाकर उसमें डाल देते हैं और सॉलिडिफाई कर देते हैं, मतलब जमा देते हैं। तो वो जो है ढलवा लोहा उसका शेप ले लेता है, जिसको मोल्ड बोलते हैं। जिस पात्र में जमाया जाता है उसको मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, सांचा, ठीक। तो ये ढलवा लोहा इसीलिए क्योंकि इसको कास्ट करना, इसको ढालना किसी भी शेप में इजी होता है, इजी होता है। इतना क्लियर क्या? क्लियर हुआ इतना? अब एक चीज समझो, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं। यहां पर वाइसे वर्सा के तौर पे मैंने बताया जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, राइट। ये दूसरा केस है ना, क्योंकि ये तो उल्टा था, जब ताप बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। ये वाला केस जो है जब ताप बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, कास्ट आयरन को जब गर्म करते हैं, कास्ट आयरन को जब हमने हीट किया तो भैया वॉल्यूम क्या होगा बताइए? वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली कम होगा। वॉल्यूम मतलब जो उसका जितना स्थान घेरा था वो कम हो गया, ठीक है। कास्ट आयरन को जब किया, कम किया तो गर्म किया तो वॉल्यूम कम हो गया। अब जब इसको सांचे में डालेंगे, जैसे ये सांचा है आयताकार, इसमें हमने कास्ट आयरन पिघला हुआ डाल दिया, वॉल्यूम अभी है कम क्योंकि ये पिघला हुआ है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। अब जब ये होगा कूल, क्या होगा? कूल मतलब ठंडा होगा। तो डेफिनेटली इसके अंदर का जो है कास्ट आयरन पिघला हुआ वो जमना शुरू होगा, और जैसे जैसे जमना शुरू होगा मतलब ठंडा हो रहा है, और जैसे ठंडा हो रहा है मतलब ताप कम हो रहा है, और ताप कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम क्या होगा इसका? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम, आयतन जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके अंदर का? और जैसे ही आयतन बढ़ेगा ये पूरी तरीके से इस सांचे का आकार ले लेगा, पूरी तरीके से आकार ले लेगा सांचे का, मोल्ड का। और इस प्रकार प्रॉपरली उस सांचे का आकार लेने के बाद उसका शेप का बन जाएगा, और जो हमको डिजायर्ड शेप चाहिए वो मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जब उसको पिघलाने पर आयतन में कमी होती है और ठंडा करने पर आयतन में बढ़ोतरी होती है, उसको ढालना, उसको कास्ट करना इजी होता है और डिजायर्ड शेप मिलता है। तो हमेशा कास्टिंग, ठीक है, उसी पदार्थ की ज्यादा होती है जब उसको ठंडा करने पर उसके आयतन में बढ़ोतरी होती है। तो जितनी बातें मैंने बोला है ना उसको थोड़ा सा और ज्यादा सुनना पड़ेगा दोबारा। वैसे दिमाग में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, सरल से सरल करके मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। कास्ट आयरन के अलावा और कौन सा एग्जांपल है जब उसको ताप देने पर वॉल्यूम कम होता है, या उल्टा बोले ताप कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता है? तो लिखना बर्फ, वो तो हो गया, बर्फ के साथ भी सेम केस है। बर्फ को जैसे ताप दोगे मतलब बर्फ जैसे पानी में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन कम होगा। सेम क्वांटिटी बर्फ ले लिया, सेम क्वांटिटी बर्फ, एक बर्फ लिया आपने, उसका जो आयतन होगा, जितना स्थान वो घेरेगा, जब उसको पिघला दिया मतलब जल में परिवर्तित कर दिया तो जल जो है बर्फ की अपेक्षा कम स्थान घेरेगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा, सीधी बात। नोहर जी रिपीट नहीं, लाइव क्लास में रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे ना तो समय ज्यादा जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको एचडी क्वालिटी में मिलेगा, उसको 2-4 जितनी बार देखना है देखिए आराम से,
स्लो मोशन करके देखिए, फास्ट करके देखिए, पूरी ऑप्शन अवेलेबल है आपका ऐप में, राइट। चलिए, तो कास्ट आयरन और बर्फ के अलावा और कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन कौन सा ऐसा मेटल है जब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसकी ही बात कर रहा हूं। तो इसमें अन्य उदाहरण लिखना, एंटीमनी बिस्मथ, एंटीमनी बिस्मथ, ये सारे पीरियोडिक टेबल में मिलने वाले एलिमेंट्स हैं, तत्व है, ठीक है। इसके अलावा पीतल, पीतल मतलब ब्रास, पीतल ब्रास, ठीक है। ये आपका तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ये मिश्रण है, मिक्सचर है ये, ठीक है, एलॉय है, मिश्र धातु है। क्लियर क्या? तो इसके साथ भी सेम होता है कि गलने पर आयतन सिकुड़ जाता है या ठंडा होने पर आयतन बढ़ जाता है, यही बोला मैंने नोहर जी, ठीक है। चलो, और अगला नोट पॉइंट लिखते चलते हैं। यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट लेने जैसा है तो ले लो, अदरवाइज ऐसा कुछ काम का है नहीं। काम का है नहीं मतलब स्क्रीनशॉट लेने वाला काम का नहीं है, बाकी तो काम का सारा चीज है। पढ़ाई की दृष्टि से काम का नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या कुछ ज्यादा लिखा नहीं है मैंने, इतना तो आप भी लिख लिए होगे। चलो, अगला कुछ नोट पॉइंट ध्यान में रखना। पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे भाई, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसका नहीं सारी डिटेल सारी चीजें बता रहे, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे ना आपके, कॉन्सेप्ट वाले। लगता है आज का मिश्रण वाला टॉपिक रह जाएगा, विलियन वाला टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमारा टाइम हो गया ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, विलियन वाला टॉपिक कल कवर कर देंगे। देखिए, अब अन्य नोट्स पॉइंट लिखिएगा। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उनके अवयवी धातुओं से, अवयवी पदार्थों से कम होता है, ठीक है। मिश्र धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किससे? उनके अवयवी पदार्थों से, अवयवी पदार्थों से, ठीक है। डेफिनेटली मिश्र धातु कैसे बन रहा है? दो अलग अलग धातुओं को मिक्स किया तो मिश्र धातु बना। जो मिश्र धातु मतलब अलॉय बोल लो इसको, अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होगा उनके अवयवी तत्वों से। उदाहरण जैसे अगर हमने तांबा और निकिल को मिलाया, तांबा और निकिल को मिलाया, तांबा का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, निकिल का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इनसे मिलकर जो एलॉय बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इनसे। समझ में आई बात? तो यही पॉइंट हमने बताया है, यही पॉइंट हमने बताया। मिश्र धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट अवयवी पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। लेकिन हर स्थिति में ये सारा पॉसिबल हो, मतलब हर स्थिति में ये कंडीशन पॉसिबल हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल भी मिलाया जाता है, तो डेफिनेटली जो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा मिश्र धातु का वो कहीं बीच में लाई करेगा, ना एकदम ज्यादा वाले के जितना, ना एकदम कम वाले के जितना, बीच में लाई करेगा। लेकिन ऐसी कॉम्बिनेशन बहुत कम बैठते हैं। जनरली ऐसे दो पदार्थों को ही मिलाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट आसपास हो। क्या हो? जिसका मेल्टिंग पॉइंट आसपास हो। मेल्टिंग पॉइंट आसपास होना चाहिए, नियर होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। जैसे आपने मान लेते हैं एक आयरन लिया और एक लेड ले लिया, लेड मतलब पीबी, या टिन ले लिया, टिन ले लिया। इसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक होता है, हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब दोनों को मिलाने के लिए डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? इसको गलाना पड़ेगा, मतलब मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेल्ट होता है 1500 में, ये मेल्ट होता है 400 डिग्री सेल्सियस में। जब 1500 डिग्री सेल्सियस वाले के साथ 400 डिग्री सेल्सियस वाला मिलेगा तो डेफिनेटली इसके लिए 1500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा होगा ना। और जब ये 1500 डिग्री सेल्सियस वाले मेटल के कांटेक्ट में आएगा, लेकिन चूंकि ये तो 400 में गल चुका है, 1500 के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सपोजर मिलेगा और फिर इसका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। वाष्पीकरण मतलब जितना धातु हमको चाहिए उतना नहीं मिलके वो वाष्पीकृत हो जाएगा और मेटल लॉस हो जाएगा, ठीक है, मेटल लॉस हो जाएगा। समझ में ये बात? तो इसी वजह से दो अलग अलग बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो दोनों को मिलाकर मिश्र धातु नहीं बना सकते। मिश्र धातु हमेशा उन दो मेटल्स का बनाया जाता है जिनके गलनांक
आसपास होते हैं। एक और बात ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अगला नोट पॉइंट लिखो। चलो 2 नोट पॉइंट और लिखना है आपको, लिखवा देता हूं ऐसे ही, 2 नोट पॉइंट और लिख लीजिए। यदि द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर, सरफेस ऑफ लिक्विड बोल रहा हूं, द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही कम होगा, वायु दाब मतलब एयर प्रेशर जितना कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। वाष्पन मतलब इवापोरेशन, इवेपोरेशन उतनी ही तेजी से होगा। ठीक है, मतलब एयर प्रेशर, या इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जितना ही कम होगा, बोले ना, जितना ही कम होगा मतलब ये नीचे, कम मतलब नीचे, एरो नीचे मतलब कम। एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा, उस लिक्विड का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन उतना ही अधिक होगा। ये नोट पॉइंट मैंने बोला। ठीक है, ये नोट पॉइंट मैंने बोला किसके लिए? लिक्विड के लिए, किसी भी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए उसके पृष्ठ पर एयर प्रेशर अगर कम होगा, इवेपोरेशन उसका ज्यादा होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर एयर प्रेशर ज्यादा हुआ मतलब इवेपोरेशन कम होगा। मतलब अगर आपको वाष्पीकरण कम करना है, वाष्पीकरण अगर कम करना है तो एयर प्रेशर बढ़ा दीजिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया या स्पीड बढ़ानी हो तो एयर प्रेशर कम कर दीजिए। अब वो आपके हाथ में एकदम से नहीं होगा, घर में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला एक पॉइंट और लिख लो। दाब बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से, प्रेशर इंक्रीज करने से किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधा ये ध्यान रखना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। उल्टा अगर प्रेशर कम करोगे तो उस द्रव का क्वथनांक भी घट जाएगा। तो किसी भी द्रव के लिए प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखा द्रव में द्रव की अवस्था में परिवर्तन वाला टॉपिक। तो इसको कवर करिए और फिर विलियन वाला जल्दी आधे घंटे में कवर हो जाएगा, और फिर नया टॉपिक परमाणु, परमाणु की संरचना भी शुरू कर देंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दे देंगे, सो दैट आपका जो बचा हुआ फैक्ट है जिसको आपको बेहद याद करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए फिर मिलते हैं कल। आगे का टॉपिक मतलब विलियन से शुरुआत करेंगे और उसको कवर करके परमाणु संरचना शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।